प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत के भाग 2 उत्तर मेघ का, जिसमें संपूर्ण श्लोकों का हिंदी में अनुवाद देखेंगे। मेघदूत को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। मेघदूत का वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। संपूर्ण श्लोकों में मंदाक्रांता छंदों का प्रयोग किया गया है। भाग पूर्व मेघ में, भाग उत्तर मेघ में, दोनों भाग में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। टीजीटी पीजीटी जहाँ पे भी पाठ्यक्रम में मेघदूत है सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं उत्तर मेघ के संपूर्ण श्लोकों का हिंदी में अनुवाद। उत्तर मेघ प्रथम श्लोक में अलका नगरी की तुलना मेघ के साथ की गई है। उत्तर मेघ के प्रथम श्लोक में अलका नगरी की तुलना मेघ के साथ की गई है। मेघ की बिजली की तुलना, मेघ की बिजली की तुलना अलकापुर की स्त्रियों से, इंद्रधनुष की तुलना सुंदर चित्रों से, मेघ की गर्जन की तुलना अलका में बजाए जाने वाले मृदंगों से, जल धारण की मणिजड़ित फर्शों से तथा मेघ की ऊंचाई की तुलना गगनचुंबी के शिखरों से की गई है। अलका में सदैव 6 ऋतुएं विद्यमान रहती हैं। अलका की स्त्रियां क्रीड़ा के लिए हाथों में कमल लिए रहती हैं, बालों में कुंद पुष्प तथा मुख पर लोद्र पुष्प कारज लगाए रहती हैं। वे जोड़ों में कुर्बक तथा कानों में सुंदर शिरीष पुष्प लगाकर और मांग में कदम पुष्प सजाती हैं। अलका में नित्य फूल खिलते हैं और स्त्रियां अलका में नित्य फूल खिलते हैं और रात्रियां सदैव चांदनी युक्त रहती हैं। अलका में यक्ष सदैव ही युवावस्था को प्राप्त रहते हैं। वहाँ अन्य अवस्थाएं नहीं होती हैं, वहाँ सिर्फ एक ही अवस्था होती है, युवावस्था। कुबेर को रावण का भाई माना जाता है। इन्हीं का पुष्पक विमान रावण के पास था। कल्पवृक्ष से रतिफल नामक मद्य प्राप्त होता है, जिसका सेवन यक्षगण मृदंग आदि के ध्वनि के साथ करते हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी के जल से शीतल तथा किनारे पर मंदार के वृक्षों से प्राप्त छाया में यक्ष कन्याएं स्वर्णिम बालुका में मणि छिपाने का खेल खेलती हैं। चंद्रमा की किरणों से पिघलाई गई झालरों में लटकी चंद्रकांत मणि स्त्रियों के सूरज जन्य थकावट को दूर करती हैं। अलका के बाह्य उद्यान का नाम ब्रह्माज्य है। कामदेव भगवान शंकर के डर से अपने भौरों की डोरी वाले धनुष का प्रयोग नहीं करता, स्त्रियों के चितवन से ही काम चलाता है। अलका में अलंकरण की समस्त सामग्री एकमात्र कल्पवृक्ष प्रदान करता है। जो कल्पवृक्ष है वहाँ पे सभी जो स्त्रियां हैं सभी के अलंकरण की वस्तुएं उससे प्राप्त हो जाती हैं। यक्ष का घर कुबेर के घर से उत्तर दिशा में स्थित है। यक्ष का घर कुबेर के घर से उत्तर दिशा में स्थित है। यक्ष के घर में इंद्रधनुष के सदृश रंग बिरंगा फाटक लगा है। यक्ष के घर के समीप उसकी पत्नी द्वारा दत्तक पुत्र की तरह पाला गया पुष्प गुच्छ से युक्त मंदार वृक्ष है। यक्ष के घर के समीप उसकी पत्नी द्वारा दत्तक पुत्र की तरह पाला गया मंदार का वृक्ष है। रावण की तलवार का नाम चंद्रहास है। यक्ष के घर में मरकत मणि की शिलाओं से निर्मित सीढ़ी वाली बावली है। यहाँ के हंस वर्षा काल में भी मानसरोवर नहीं जाते। उस बावली के किनारे पर नीलम नामक मणियों से बने शिखर वाला क्रीड़ाशैल है। इस पर सुंदर केले की बाण है। क्रीड़ाशैल पर रक्त अशोक और मौलश्री, जिसको वकुल कहते हैं, नाम के 2 वृक्ष हैं। अशोक और मौलश्री नामक 2 वृक्ष हैं। क्रीड़ाशैल पर माधवीलता का कुंज है। क्रीड़ाशैल पर माधवीलता का कुंज है। अशोक यक्षिणी के बाएं पैर और वकुल मुख की मदिरा के अभिलाषी हैं। दोनों वृक्षों के मध्य में मरकतमणि की बेदी है। दोनों वृक्षों के मध्य में मरकतमणि की बेदी है। शैल पर ही स्फटिक के पट्टे वाली सोने की वासयष्टि अंका है, जहाँ मोर सायंकाल में बैठता है। यह मयूर यक्षिणी की तालियों और कंकड़ों द्वारा नचाया गया है। यक्ष के द्वार के दोनों तरफ शंख और पद्म का चित्र बना है। मेघ अलकापुरी में यक्ष के घर में बने क्रीड़ाशैल पर बैठता है और मेघ अलकापुरी में यक्ष के घर में बने क्रीड़ाशैल पर बैठता है और जुगनुओं की पंक्ति की सदृश मंद प्रकाश यक्ष घर में डालता है।
यक्ष यक्षिणी को युवतियों की रचना के विषय में ब्रह्मा की प्रथम कृति बताता है। यक्ष यक्षिणी को युवतियों की रचना के विषय में ब्रह्मा की प्रथम कृति बताता है। यक्ष के घर में पिंजड़े में मैना पाली गई है। यक्ष के घर में पिंजड़े में मैना पाली गई है। यक्ष मेघ से कहता है कि वह यक्षिणी को देव पूजा करते अथवा यक्ष का चित्र बनाते या मैना से बात करते देखेगा। यक्ष मेघ से कहता है कि वह यक्षिणी को देव पूजा करते अथवा यक्ष का चित्र यानी अपना चित्र बनाते हुए, मेरा चित्र बनाते हुए या मैना से बात करते हुए देखेगा जब अलकापुरी में जाएगा तब। यक्षिणी बीड़ा बजाते हुए गीत गाने का प्रयत्न करती है। यक्षिणी देहली के पुष्पों को भूमि पर रखकर वीरा के दिनों को गणना करती है। वो पुष्पों से वीरा के दिनों का गणना करती है। यक्षिणी वीरा के दिनों में भूमि पर ही सोती है। यक्षिणी वीरा के दिनों पे वह भूमि पर ही सोती हैं। यक्ष मेघ से खिड़की पर बैठकर यक्षिणी को देखने के लिए कहता है। मेघ के पहुंचने पर यक्षिणी की बाईं आंख फड़कती है। मेघ अपने जल बिंदुओं से शीतल बनी वायु से यक्षिणी को जगाता है। यक्ष के शाप का अंत हरिबोधिनी या देवोत्थान एकादशी के दिन होता है। उस दिन भगवान विष्णु अपनी शेष शैया से उठेंगे। यक्ष मेघ को पहचान चिन्ह के रूप में यक्षिणी के साथ घटित एक घटना को बताता है। अंतिम श्लोक में यक्ष मेघ के लिए यह कामना करता है कि उसकी पत्नी बिजली के साथ कभी वियोग न हो। जिस तरह से उसका भी वियोग हुआ है उस तरह से उसका अपनी पत्नी बिजली के साथ मेघ का वियोग न हो। मेघदूत पर 50 से अधिक टीकाएं लिखी गई हैं या लिखी जा चुकी हैं। ये रहे संपूर्ण श्लोकों उत्तर मेघ की हिंदी में अनुवाद। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृत है।